अभी स्लाइड करूंगा थोड़ी देर में, तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिएगा और अपने आठवीं वाले दोस्तों के सर्कल के साथ इसको जो है शेयर कीजिएगा। देखिए छठा प्रश्न, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। यानी सिंचाई क्या होती है और जल संरक्षित करने वाली दो विधियों का भी वर्णन कहता है ना। आपको बता देना है सिंचाई क्या होती है, आराम से बता दोगे। और जल को संरक्षित करने वाली दो विधियां कौन कौन सी है सिंचाई की, वो आपको बतानी है। इसी के अंदर देखिए मैंने आपको बताया था तीसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तीसरा प्रश्न। और ये तीसरा प्रश्न जो आपके क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। यानी इनके दो दो उदाहरण देने, खरीफ की फसल के और रबी की फसल की। यानी खरीफ की फसल किसे कहते हैं और इसके उदाहरण देने, रबी की फसल किसे कहते हैं, इसे उदाहरण देने। यानी ये राजस्थान वाले बंदे ना आराम मतलब कृषि करने वाले बंदे हैं, वो इसका आंसर जो आराम से दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें मैंने बताया था आपको के का ये है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। यह ऐसे प्रश्न आ जाएगा, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को खालिस्तान नहीं आएगा, कहते हैं। नीचे आ जाएगा के, खे, गे, घे, है ना, ये आ जाएगा। यहाँ कह देगा फसल कह देगा, यहाँ कुछ और कह देगा, यहाँ ये कह देगा खरपतवार, यहाँ कह देगा अपशिष्ट, या इनमें से उपयुक्त वैसे कोई नहीं। इस प्रकार से देखिए आपको फसल को इसको राइट क्लिक करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो तीसरा लेसन, अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न जो है तीसरे लेसन का तीसरा प्रश्न। इसमें देखिए पहले तो आएगा आपके 11वां प्रश्न। कौन सा 11वां? क्या दांत साफ करने के ब्रश को हैंडल और सूख होता है ब्रिस्टल एक ही पदार्थ से बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। इन एक ही पदार्थ से बनाने चाहिए क्या? हाँ, यदि हाँ तो क्यों बनाने चाहिए, अपना उत्तर स्पष्ट करना है। यदि नहीं तो क्यों नहीं, अपना उत्तर स्पष्ट करना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न इसके अंदर आपको दिखेगा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी आपको थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में अंतर भी स्पष्ट करना है। और आपको बताएं अंतर स्पष्ट करना होता है तो आपको क्या करना होता है, एक सारणी बनानी होती है। सारणी के अंदर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक, और बाद में यहाँ पे उनकी परिभाषा लिख देना और यहाँ पे उदाहरण लिख देना। यहाँ परिभाषा और यहाँ उदाहरण, वैसे इतने से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इसका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कहता है आपको, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों में सही मिलान कीजिए। यानी कॉलम ए जो है आपका और कॉलम बी जो है आपका, इनमें से आपको जो है इनको जो है मिलान करना है और इनको राइट आंसर देखना है। क्योंकि ये जो प्रश्न है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और आपको परीक्षा में जो है लगभग लगभग जो है देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 100% तो श्योर कोई नहीं हो सकता ना कि आपको मिल सकते हैं। 100% श्योर तो मैं ही नहीं हूँ कि कल मैं वीडियो बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, कल मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, है ना। ठीक, तो ना यही होता है। देखिए अगला, देखिए अगला है फोर्थ लेसन के अंदर आपको क्या प्रश्न है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। सिक्स्थ का के और गे, ये सिक्स्थ प्रश्न है, सिक्स्थ है ये। सिक्स्थ का निम्नलिखित कारण दीजिए। इसमें के एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। यानी एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग जो है खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका कारण आपको बताना है। इसी का गे देखिए आप, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन में विस्थापित नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो आपको बताना है ना। आगे देखिए, और 10वें का के भी जो आप इसके लेसन के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पहले से एक पेज पर लिख के रखे हैं। एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, एडिटिंग करने का टाइम मिलता तो कोई दिक्कत इसके अंदर आपके नहीं थी। देखिए 10वें का के है, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उसे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परत में इकट्ठा किया। वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी? इस प्रक्रम से होने वाली सभी क्रियाओं के शब्द समीकरण दीजिए। और 10वें का सिर्फ आपके जो है के ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ के ही इंपॉर्टेंट है। तो वह गैस की प्रकृति को कैसे ज्ञात करेगी है आपको बताना है। ठीक है, अब आता है अगला लेसन 7th नंबर का लेसन। 7th नंबर लेसन में आपका दिया हुआ है चौथा, 10वां और दूसरा। तो क्या होगा यदि, चौथा प्रश्न है क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं। ये आपको जो पीडीएफ दिखाई दे रही है ना, पीडीएफ दिखाई दे रही है, प्रश्न दिखाई दे, ये सारा बुक का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें किंतु किसी जंतु का आवास बाधित हो, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। देखिए चौथा प्रश्न जो है, चौथा यह प्रश्न, ये पूरा प्रश्न है कि हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो क्या होगा, है ना। इसका क्या होगा यदि, तो क्या होगा वो आपको लिखना है। किसी जंतु का यदि आवास बाधित हो जाए तो क्या हो जाएगा, मिट्टी की ऊपरी परत, यानी मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ जो परत होती है वो उड़ जाए, अनावृत हो जाए तो क्या होगा। ये कारण आपको इसके अंदर स्पष्ट करने हैं। आगे देखिए चौथे लेसन के 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए, उन कार्यों की सूची बने जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। यानी हमें जो है कागज की बचत करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और उन कार्यों की सूची भी बनानी है जिनमें आप कागज की बचत कर सकते हैं। यानी कौन कौन से कार्य करके आप कागज की बचत कर सकते हैं। ये प्रश्न है 10वां प्रश्न जो है 7वें लेसन का। अब रहा एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, और एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न के नाम पे दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करना है, पूरा प्रश्न होगा ये। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, वन्य प्राणी उद्यान क्या होते हैं, इसके अंदर आपको बताने हैं। चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य, देखिए इस प्रकार के प्रश्न अगर मान लीजिए इनमें से एक आ जाता है तब तो आपको पूरा लिखना है। यदि ये साथ में आ जाते हैं, चारों साथ में आ जाते हैं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य ये क्या होते हैं ये आपको बताना है, और इनमें अंतर स्पष्ट भी
करना है। संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज, संकटापन जातियाँ कौन कौन सी होती है और विलुप्त स्पीसीज कौन कौन सी होती है और इनमें अंतर क्या क्या है वो आपको बतानी है। रेड डाटा बुक में संकटापन का जो है संग्रहण किया जाता है, उनके नामों का संग्रहण किया जाता है, आपको पता ही है। अगला देखिए वनस्पति जात एवं प्राणी जात, वनस्पति जात और प्राणी जात, प्राणियों में किसका अध्ययन किया जाता है, वनस्पति जात में किसका किया जाता है आपको बताना है और इसका डिस्क्रिप्शन करके इसके उदाहरण भी देने ताकि अंतर स्पष्ट हो जाए इनके अंदर, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 9th लेसन अब आ रहा है हमारे सामने। कौन सा लेसन आ रहा है, 9th लेसन आ रहा है। 9th लेसन में इसमें इंपॉर्टेंट है 8वां, 6ठा, पहला, दूसरा और चौथा का 6। तो पहले देख लेते हैं 8वां प्रश्न क्या है। इसमें कायांतरण किसे कहते हैं, कायांतरण मतलब जो लार्वा जो होता है वो वयस्क में परिवर्तित होता है ना, तो उस कायाकांतरणित करता है ना, कायाकांतरण करके तो उनमें होता है, मतलब आपको बताना है कि कायांतरण क्या होता है और इसका उदाहरण भी आपको देना है। देखिए इसका अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखी। अलैंगिक जनन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी। इसमें आगे क्या आया हुआ, ए आया हुआ, ए का मतलब एक, जिसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, यानी ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, एक ही जनन के द्वारा संपूर्ण क्रिया जो है करवाई जाती है, वो अलैंगिक जनन होता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए, और जंतुओं में अलैंगिक जनन की जो है 2 विधियों का भी आपको जो है वर्णन करना है। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है समझाइए, और मनुष्यों में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। दोनों प्रश्न जो है, इन दोनों में से एक प्रश्न आपको परीक्षा को देखने को मिलेगा। सजीवों के लिए जनन जो है क्यों महत्वपूर्ण होता है, और मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को भी आपको जो है समझाना है। इसी में अंतिम प्रश्न जो है, इसी लेसन का अंतिम प्रश्न जो है मोस्ट है, और वो प्रश्न कौन सा है, वो प्रश्न है चौथा, और चौथे का भी झ, ये चौथा प्रश्न है और चौथे का भी झ ये रहा। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है ना, ये आपको बताना है कि ये देख, इसमें तो ये पूछा है सही गलत का पूछा है, लेकिन ट्रू और फॉल्स का पूछा है, लेकिन निषेचन के परिणाम स्वरूप ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, और इससे संबंधित आपको प्रश्न जो परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। या निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा, या निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनने की प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला पार्ट जो है, लेसन जो है अगला है 12वां लेसन। कौन सा लेसन है, 12वां लेसन। और इस लेसन में आपको क्या कह रहा है, इस लेसन में 3 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट दिए गए हैं आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर। 9वां, 8वां और 6th प्रश्न, 6ठा प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु व मित्र। यानी प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, घर्षण जो है शत्रु एवं मित्र दोनों है, या दोनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इसी के अंदर 6th प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। 6th प्रश्न क्या, खिलाड़ी कीलदार जूते यानी स्पाइक्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, उसकी आपको जो है व्याख्या करनी है। और इसी के अंदर जो है, इसी लेसन के अंदर आपको 8वां प्रश्न भी देखने को मिलेगा, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम क्यों। इन 3 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले लेसन की तरफ। और अगले लेसन में अगले प्रश्न को देखेंगे। अब आता है आगे का पार्ट, 13वां पार्ट। और 13वां पार्ट में जो प्रश्न वो हैं वो दिए हुए टोटल 4 प्रश्न हैं, 5वां, 12वां, 10वां और पहला। पहले 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, यानी एक 4 सेकंड में, यानी प्रति सेकंड कितने दोलन, 10 दोलन। इसका आवर्तकाल और आवर्ती ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल और इसकी आवर्ती ज्ञात करना बहुत ही सरल, कर दोगे ना आप आराम से। नहीं कर सकते ना तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए इनमें से कोई प्रश्न है, पहले आप स्वयं इसकी जांच कीजिएगा अपने बुक के अंदर, लेकिन नहीं ढूंढ सको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसके आंसर जो है बहुत ही जल्द दे दूंगा। लेकिन तुरंत मतलब वीडियो देखा तुरंत कह दिया इसका नहीं आता, पहले उसको सर्च करना बुक के अंदर, फिर बताना मेरे को, ठीक है। इसमें था कि एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करते, चलो ये बता दिया मैंने। इसी पार्ट में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 12वां प्रश्न ये है कि मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए, इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। यानी मानव वाक्य यंत्र, स्वर यंत्र कह सकते हैं, वाक्य यंत्र कह सकते हैं, लिरिक्स कह सकते हैं, का चित्र बनाना है और इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या भी करनी है। इसी में से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है वो तो आ नहीं है, साथ में जो बड़े वाले निबंधात्मक प्रश्नोत्तर होते हैं वो इसी लेसन में से 13 और 14 लेसन में से मिलने वाले हैं, ठीक है। 5वां हो गया, 12वां हो गया। इसके बाद आता है आपका 10वां प्रश्न क्या कहता है आपका, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। यानी ध्वनि प्रदूषण जो है मानव के लिए हानिकारक है और वो किस प्रकार से हानिकारक है वो आपको इसके अंदर जो है बताना है। 10वां प्रश्न ये हो गया। उसी के बाद में सिर्फ पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में जो है एबीसीडी वाला प्रश्न आएगा आपके इस लेसन में से एक। तो ध्वनि सही उत्तर सुनना है। ध्वनि संचरित होती है कौन से माध्यम में, केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, ठोस द्रव गैस, यानी तीनों माध्यम में। कौन से माध्यम में ध्वनि जो है, क्या तीनों माध्यम में चलती है, क्या एक ही माध्यम में चलती है, क्या 2 माध्यम में चलती है, क्या होता है कुछ, इसका जो है आपको राइट आंसर जो है बताना होगा, ठीक है। अपनी बुक के अंदर सर्च करना आराम से मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप मेरे को कहना, मैं कमेंट बॉक्स में इसका जो आपको आंसर दे दूंगा, नई वीडियो बना के दे दूंगा ना, क्या टेंशन है आपके लिए तो समय हाजिर है। अगला लेसन आता है, अगला लेसन 14वां लेसन, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में से आपके ये प्रश्न है। और 14वां लेसन क्या है कि इसमें से 3 प्रश्न और एक चित्र, चौथा, 7वां और 10वां।
देखिए चौथा प्रश्न है कि व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? यानी ये बल्ब जो है नहीं जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, इसके संभावित कारणों की आप सूची बना सकते हैं क्या? क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, वो बता सकते हैं क्या? वो कारण आपको इसके अंदर बताना है, और ये सही से जो है चित्र भी बनाना पड़ेगा आपको कॉपी के अंदर, ठीक है? बना दोगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, प्रश्न के अंदर कहा नहीं जाता, लेकिन बना दो तो अच्छी बात होती है। देखिए अगले आगे देखिए, चौथा हो गया, चौथे के बाद सातवां प्रश्न आता है। सातवां प्रश्न ये रहा आपका, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज होज मतलब पाइप का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, व्याख्या कीजिए वैसा क्यों करते हैं? मतलब जो है जो फायरमैन जो होते हैं वो उस क्षेत्र की, मतलब पानी से बुझाते हैं तो उस क्षेत्र की लाइट को बंद कर देते हैं, है ना? ताकि क्यों कर देते हैं वो आपको बताना है, मैं उत्तर थोड़ी बताऊंगा इसके अंदर आपको, डफोड़ हो गया मैं। चलिए अगला देखते हैं, सातवां हो गया। सातवें के बाद दसवां। दसवां क्या कहता है कि पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल। वाकई, इसलिए हमने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संप्रेक्षित कर उसका परीक्षण किया है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबक की सुई विक्षेप दर्शाती है, इसका क्या कारण हो सकता है? यानी वर्षा का जल जो है पानी जो शुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल होता है, उसके मुकाबले में शुद्ध होता है ना? ये उसने देखा था, किसने देखा था? पहली ने। क्या ये बात सही है या गलत है? और चुंबकीय सुई के विक्षेप होने का कारण भी आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसके अंदर आपको इसी लेसन के अंदर एक चित्र भी बनाना है, और चित्र किसका बनाना है? विद्युत परिपथ का। किसका? विद्युत परिपथ का। किसका? विद्युत परिपथ का आपको इसके अंदर चित्र बनाना। अगला लेसन आ रहा है आपका 15वां लेसन। 15वां लेसन कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में ये लेसन है, और इस पार्ट में से जो टोटल प्रश्न है वो 1 2 3 4 प्रश्न जो आपको इसमें मिलेंगे, और 3 प्रश्न वो बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा चौथे दोनों में से एक प्रश्न जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। 15 प्रश्न 11वें का 11वां। मान लीजिए आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे? यानी आप घर से बाहर हैं, भूकंप के झटके लग रहे हैं, तो आप क्या सावधानी बरतेंगे? वो सावधानियां इसके अंदर आपको लिखनी है। 12वां प्रश्न भी आपको इसके अंदर देखना है। 12वां प्रश्न है, मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा क्या हो सकता है? तड़ित झंझा होता है ना, आप मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? तड़ित झंझावत क्या संभावना है ना? जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसकी व्याख्या करनी है आपको, कर दोगे ना? बहुत ही सरल प्रश्न है ना? व्यवहारिक प्रश्न। पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा के अंदर, ऐसा नहीं है कि मुश्किल मुश्किल प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है पांचवां और चौथा, दोनों में से एक प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर देख ली। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट की ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? इसको व्याख्या सहित वर्णन करता है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, क्यों खो देती है इसकी भी आपको जो है व्याख्या करनी है। आवेश ट्रांसफर वाला सिस्टम जो है इसके अंदर समझाना है आपको, ठीक है? चलिए अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट है 16वां लेसन जो है, 16वां लेसन। इस लेसन के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उन प्रश्नों को आपको इसके अंदर देखना है। हालांकि इस पार्ट में से आपको प्रश्न मिलेंगे 3, और मैंने यहाँ पे आपको प्रश्न दिए 1 2 3 4 5, 5 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, है ना? तो 5 में से 3 प्रश्न आपको इस पार्ट में से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है 16वें का 7वां। 16वें को 7वां क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्या बताओ? आपतन कोण, कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता है या नहीं होता है, ये आपको बताना है कि बराबर होता है या नहीं होता है। वो बराबर होता है कि नहीं होता है वो आपको बताना है, ठीक है? ये तो मैंने एक समीकरण बताई है, वो आपको पता है कि बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो 7वें का बाद नंबर आता है 10वें प्रश्न का। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र का नामांकित रेखा चित्र बने। मानव नेत्र, है ना, ह्यूमन आई का चित्र आपको नामांकित, नाम भी उसके अंदर दर्शाने की, इसको क्या कहते हैं? इसको पुतली कहते हैं, इसको आइरिस कहते हैं, इसको कॉर्निया कहते हैं। इसमें ये काचाव दरो भरा रहता है, इसमें ये दरो भरा रहता है, वो आपको सारा लिखना है। इसको अंत बिंदु जो भी नाम है इसके सारे लिखने आपको, ठीक है? चलिए 10वें प्रश्न के बाद आपको प्रश्न की बारी आती है चौथे प्रश्न की, और चौथा प्रश्न है परावर्तन के नियम समझे। परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है, वो आपको लिख देना है इसके अंदर, उसका नियम भी आपको बता देना, और थोड़ा थोड़ा नियम के बारे में भी लिख देना, ठीक है? चौथा प्रश्न हो गया। चौथे प्रश्न के बाद में 14वां प्रश्न आपकी बारी लेता है। 14वां प्रश्न क्या कहता है आपसे? 14वां प्रश्न कहता है कि यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे जाते हैं, उनके बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर, इसके बीच रखी एक मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब? अच्छा, दो समतल दर्पण है ना, वो 40 सेंटीमीटर के अंतराल में रख रहे हैं। कितने? 40 सेंटीमीटर। उनके बीच में एक मोमबत्ती रख रहे हैं, ठीक है? तो बताओ ये मोमबत्ती जो है इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, वो आपको प्रतिबिंब बताने। एक सूत्र लगाओगे आराम से हो जाएगा ना, छोटा सूत्र। चलिए 14वां प्रश्न हो गया। 14वें प्रश्न के बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, यदि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखें, प्रकाश की एक किरण एक दर्पण से 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र 16.9 ये रहा चित्र दर्शाया गया। दूसरे दर्पण में परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। किरण ही तो बनानी है, एक निकल रही है 30 डिग्री कोण से, दूसरी बनानी है। आराम से बना दोगे ना, नहीं बना पाओगे तो बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, चिंता मत करना, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला लेसन है 17वां लेसन। 17वें लेसन तारे एवं सौर परिवार से रिलेटेड आपका ये पार्ट है, और इस पार्ट के अंदर आपको क्या है कि प्रश्न है 1 2 3 4 प्रश्न आपके इसके अंदर महत्वपूर्ण है। पहला है 9th प्रश्न, तारामंडल क्या होता है? तारामंडल क्या था आपको बताना है, और किन्हीं 2 तारामंडलों के आपको नाम भी लिखना है। इसी के अंदर छठा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है स्तंभ एक स्तंभ से एक या अधिक पिंडों या पिंडों के व्युत्क्रम
समूह से उपयुक्त मिलान, पिंडों के समूह से उपयुक्त मिलान कीजिए। यानी ये जो स्तंभ ए है, स्तंभ बी से जो आपको मिलान करना है, और हालांकि एक जो है दो या दो से अधिक, या एक से अधिक लोगों से भी मिल सकता है, ऑप्शन से भी मिल सकता है। छठा प्रश्न हो गया। छठे प्रश्न के बाद में आपकी बारी आती है तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है चंद्रमा की कलाओं को घटने के कारण यह है। चंद्रमा की कलाओं के घटने के कारण क्या है वो आपको बताना है। हम चंद्रमा को केवल एक ही भाग देख सकते हैं जो हमारी प्रकाश को परावर्तित करे। हम चंद्रमा की दूरी पर आवर्तित होती रहती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ अधिक भाग कुछ भागों में ढकती है। चंद्रमा में वायुमंडल की मोटाई नियत नहीं है। इनमें से कौन सा कारण है आपको कारण बताना है, ठीक है। एबीसीडी वाला प्रश्न है। अगला है तीसरा हो गया। तीसरे के बाद आठवां प्रश्न आपसे पूछा है सौर परिवार में सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। सौर परिवार में सबसे बड़े ग्रह कौन सा है उसको आपको जो है इसके अंदर बताना है। का तो सर 18वां लेसन क्या कहता है, आप कौन सा प्रश्न है इसके अंदर मोस्ट। 18वें लेसन के अंदर 3 प्रश्न मोस्ट हैं, 8वां 7वां और तीसरा। 8वां प्रश्न क्या कहता है, पौध घर प्रभाव को अपने शब्दों में लिखिए। पौध घर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है हरित ग्रह प्रभाव, उसको कह रहा है। पौध घर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, कर दोगे ना आराम से। उसके बाद 7वां प्रश्न भी इसके अंदर जो है आपकी मोस्ट दिया गया है, और 7वां प्रश्न क्या है आपका, ये है निम्न में से कौन सी पौध घर गैस नहीं है। कौन सी पौध घर गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मेथेन या नाइट्रोजन, कौन सी नहीं है वो आपको इसके अंदर बतानी है। 7वें के बाद में आपका आता है तीसरा प्रश्न जो इसके अंदर भी महत्वपूर्ण है आपका। तीसरा प्रश्न ये है स्वच्छ जल, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी कीजिए। स्वच्छ पारदर्शी जल जो है सदैव पीने योग्य होता है, ऐसा होता है क्या, होता है तो क्यों होता है, आपको इसके अंदर जो है टिप्पणी लिखनी है। 5वां लेसन आपका अगला लेसन जो है 5वां लेसन है। 5वां लेसन ये रहा, कोयला एवं पेट्रोलियम है ना। और इस लेसन के अंदर आपको, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैंने इन प्रश्नों लेसनों को रख के इन प्रश्नों का चुनाव किया ना, तो कुछ प्रश्न आगे पीछे भी, जैसे 18वें लेसन आप देखा, पहले 8वां प्रश्न आया फिर 7वां प्रश्न आया, तो इसी प्रकार परीक्षा में देखने को आपको मिलेगा। पहले 8वां प्रश्न, क्योंकि पहले उसमें जैसे जिस प्रकार प्रश्नों को दिया गया था कि पहले आपको ये प्रश्न करना है फिर ये करना है, तो भी उस प्रकार से मैंने पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको दिया है ना, तभी तो प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए 5वां लेसन है, इसमें एक तो सारणी दे करनी है आपको 5 पॉइंट, इसमें देख तो सारणी आपको दी हुई है, पेट्रोल के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग, ये आपको सारणी जो है इसके अंदर पूरी याद कर लेनी है, और इस सारणी में से आपको प्रश्न डेफिनेटली मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको जो है कुछ प्रश्न भी इसके अंदर करने हैं, और उन प्रश्न क्या है, एक तो पहला प्रश्न है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है, वो आपको लिखना है। इसी के साथ जो है इसका छठा प्रश्न भी, इसी पार्ट का छठा प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। छठा प्रश्न है समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन जो है कभी ना समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, क्यों नहीं है, ये आपको जो है इसके अंदर बताना है। चलिए, और छठे के बाद में आपसे इसमें 8वां प्रश्न भी आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न है पेट्रोल निर्माण के प्रक्रम को समझिए। यानी पेट्रोल निर्माण के प्रक्रम क्या होता है, उस प्रक्रम को आपको समझाना, पूरी विधियाँ है ना, आसान इसमें सारी बतानी है इसके अंदर, आपको बता दोगे ना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल जो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं जिंक फॉर यू के नाम से, और उसको आपको जय शर्मा दिखेगा, उसको मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे है ना। उसमें वहाँ पे आपको इसका जो पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा जिंक फॉर यू ऑफिशियल टेलीग्राम, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। गूगल भी आजकल जानने लगे हैं मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है